दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 8 बिग आइडिया बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं काम की बात पर। और पहला आइडिया है यू डोंट नो एवरीथिंग। हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर कोई भी राय बना लेते हैं और थोड़े से एक्सपीरियंस पर लोग ये मानने लग जाते हैं कि उन्हें उस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी अपनी जगह सही भी है। हो सकता है एक चीज़ जो किसी को बिल्कुल सही लग रही हो वो किसी और को पागलपन लगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे को लेकर आपका एक्सपीरियंस जो कुछ भी हुआ है उसका 0.0000001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस वो होता है जो आप सोचते हो कि दुनिया कैसे चलती है। यानी आसान शब्दों में कहें, हम ज़्यादातर वही बातें मानते रहते हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी हुई हैं। जैसे किसी के अंकल को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हो गया था तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि रियल एस्टेट में सिर्फ नुकसान ही होता है। किसी के भाई का बिजनेस डूब गया तो हम ये मान लेते हैं कि बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको खुद को लिमिटेड नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी चाहिए, वीडियो देखने चाहिए, सेमिनार अटेंड करने चाहिए। जहाँ से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, जहाँ से भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन के बेस पर लेने चाहिए, इमोशन के बेस पर नहीं। नंबर 2 बिग आइडिया है नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता और अक्सर हमारे एक्शन के रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा रिजल्ट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अब उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी उसके फेवर में है, लेकिन कोई डिजास्टर आ जाता है और पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है और उस एंटरप्रेन्योर का सारा प्लान बेकार रहता है। जैसे कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे रिस्क का कोई अंदाजा नहीं ला सकता। ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यानी जो दिख रहा है वो इतना अच्छा या बुरा नहीं होता। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लें खुद के लिए या दूसरों के लिए, आपको उसमें लगे रिस्कों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी एक सक्सेस स्टोरी सुनकर किसी की स्टोरी फॉर्म में देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए या किसी का फेलियर देखकर आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों को किसी आउटसाइड रीजन की वजह से सक्सेस या फेलियर मिला हो। इसे सर्वाइवल से बायस कहते हैं। अब आप बोलोगे आखिर करना क्या है, तो देखो, आपको करना यह है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम करते रहना होगा। अपनी और दूसरों की गलती से सीखते रहना होगा। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखोगे तो आपकी पूरी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। और कभी भी सक्सेस को सर पे मत चढ़ने दो और फेलियर से कभी भी डिस्करेज नहीं होना है। अब आते हैं बिग आइडिया नंबर 3 पर। हाउ मच इज इनफ फॉर यू। इस इकोनॉमी में और साथ ही इस हाई इन्फ्लेशन में एक जॉब पर डिपेंड रहना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। एक साइड इनकम होना बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा है आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना। लेकिन खुद से पूछिए कि आपके लिए कितना पैसा काफ़ी होगा, क्योंकि हमेशा पैसे के पीछे भागना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये माइंडसेट आपको लालच की ओर लेके जाएगा और लालच ने अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों को बर्बाद कर दिया है। इस जाल से बचने के लिए ऑथर 2 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। नंबर 1 है स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट। अपने लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल सेट करो और जब आप उसे अचीव कर लो तो आराम करो और अपने हार्डवर्क से मिले रिजल्ट को एंजॉय करो। आप जब तक खुश रहोगे जब तक आप अपने एक्सपेक्टेशन को काबू में रखोगे। नंबर 2 है नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी लाइफ आपकी है, आपको यहाँ तक लाने वाले थॉट आपके हैं, ओपिनियन आपके हैं, डिसीजन आपके हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे तो आपको जलन होगी और आपका मेंटल पीस भी खराब होगा। अब आते हैं बिग आइडिया नंबर 4 पर। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस यूनिवर्स में एक प्रोसेस चलती है जिसके हिसाब से आपके एक कदम का रिजल्ट आपके अगले कदम की सीढ़ी की तरह होता है। जैसे कि उस बहते हुए पानी के बारे में सोचिए या ओवर द टाइम पत्थरों का शेप बदल देता है। इस पर ऑथर बोलते हैं कि दौलत बनाने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। समझदारी से इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन बड़ी दौलत बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय से इन्वेस्टेड हो। वॉरेन बफे की वेल्थ $18.4 बिलियन है, जिसमें से $18 बिलियन उन्होंने 65 की एज के बाद कमाया। चलिए जिम साइमन और वॉरेन की अचीव को कंपेयर करते हैं। जिम साइमन को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 66% का रिटर्न जनरेट किया है। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया है। ये नंबर देखकर लगता है कि साइमन की वेल्थ वॉरेन बफेट से काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम साइमन से बहुत ज़्यादा अमीर है। कैसे? इसका आंसर है कंपाउंडिंग। जब साइमन ने 50 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की, वहीं वॉरेन बफेट ने सिर्फ 10 साल की एज से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे एफर्ट्स लगातार लंबे टाइम तक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं।
जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में इस बात को बहुत अच्छे से बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर बताना। बिग आइडिया नंबर 5 है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ने से एक साइड इनकम जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, उनसे प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक ठाक कैपिटल, नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत से आप अमीर तो बन सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना ये मुश्किल पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, रूट्स पर आपको अट्रैक्टिव एड्स दिख जाएंगे, बल्कि आपके फोन में ही आपको प्रीमियम अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, लो कॉस्ट लोन, गिफ्ट कूपन जैसे कस्टमर को ललचाने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, आज के टाइम में अगर कमाना आसान हुआ है तो खर्च करना उससे भी आसान हुआ है। ऑथर बोलते कि अपनी दौलत बचाने का तरीका है आप बहुत सोच समझ कर खर्च करो। आपको ये मानकर कभी नहीं चलना चाहिए कि जो सक्सेस आपको मिली थी वो आने वाले कल में भी मिलेगी। ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होना है। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन उसी सोच समझ कर लेना है, उतनी ही रिसर्च कर लेना है जितना कि आपने पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सोचा था। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप भी मेरी तरह आम इंसान हो जो पूरी कोशिश कर रहा है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की। इस दुनिया का इकोनॉमी सेटअप कुछ इस तरह का है कि हमारे जैसे आम लोगों के हाथ में ये नहीं होता कि हमारे पैसों के साथ क्या होगा। इन्फ्लेशन जैसे माइक्रो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसों की वैल्यू क्या होगी। लेकिन एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है खर्चा। पैसे बचाना एक कला है और पैसा बचता है किफ़ायतसारी से। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। किफ़ायतसारी और कंजूसी में बहुत फ़र्क है। अगर मैं आसान शब्दों में इन दोनों शब्दों के बीच का फ़र्क बताऊं तो वो ये है, किफ़ायतसारी का मतलब है पैसे वेस्ट करने की इच्छा का ना होना, और कंजूसी का मतलब है कि बिल्कुल ही पैसा खर्च ना करना। अब इसके लिए आपको अपने नीड और वांट में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक नीड वो है जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है और जो आपके काम के लिए ज़रूरी है, और वांट वो है कि किसी भी चीज़ से आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार ये तो चाहिए मुझे, ये कितनी कूल है, जबकि आपको पता है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नीड और वांट में अगर आप फ़र्क करना सीख गए तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अगर आपने उसे नीड और वांट के तराजू पर तोल दिया तो आप पैसे 100% बचा लोगे। बिग आइडिया नंबर 6 है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करने से मिले रिजल्ट को बताता है। यानी कि आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने काम में भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। 10x बड़ा सोचो, 10x ज़्यादा मेहनत करो। मैसिव एक्शन ही आपको मैसिव रिवॉर्ड दिलाते हैं। अगर आपके गोल 10 गुना बढ़े हुए और आप उन्हें पूरी तरह से अचीव भी नहीं करवाए तो भी आप जीत जाओगे। ये बात कही है ग्रांट कार्डियो ने अपनी बुक द 10x रूल्स में। लॉ ऑफ लार्ज नंबर इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही परफेक्टली काम करता है। अगर आपका लार्ज पोर्टफोलियो है तो आप किसी एक स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहोगे, उसमें भी आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, बशर्ते आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक नंबर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ऑथर कहते हैं कि आप हाफ ऑफ टाइम गलत हो सकते हो फिर भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो आपको पैसा बनाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आधा टाइम गलत होकर भी आप पैसा कमा सकते हो। बिग आइडिया नंबर 7 है बी टाइम रिच। आपको क्या लगता है ज़्यादा पैसे कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्या ये फेम है या कुछ भी खरीदने की पावर? इस पर मॉर्गन हाउसर बोलते हैं कि पैसे का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है आपका अपने टाइम पर कंट्रोल होना। कई स्टडी ने ये बात साबित की है, जो लोग खुद को खुश मानते हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। वे लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आया जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वे किसी एक चीज से बने हुए नहीं होते कि यहाँ रोज 8 घंटे देना ही है। एंड इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास लाइफ में ऑप्शन होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में जबरदस्ती बैठने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तब भी आपको खुद को काम पर जाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ की ये एबिलिटी है कि आप रोज सुबह उठकर यही कह सको कि आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना, यानी इतना पैसा जमा कर लो कि अगर आप 6 महीने तक कोई भी काम ना करो तब भी आप आसानी से सर्वाइव कर सको। जब आपके पास ये फंड रेडी हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो। तब आप सोचो कि जॉब छोड़कर कुछ करना है या नहीं करना है। उसके बाद आप रिस्क लो। पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली आपका गोल आपकी अर्निंग को अपनी लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो। यानी आपका गोल होना चाहिए इस तरह से पैसे कमाने का जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो, यानी आपको पूरे दिन काम में नहीं लगा रहना पड़े, आपको काम करने के लिए रोज नहीं जाना पड़े। याद रखिए कि सिर्फ बेशुमार पैसा काफ़ी नहीं है, आपके पास उसकी रिटर्न एंजॉय करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। बिग आइडिया नंबर 8 है लग्जरी इज नॉर्मल। मान लीजिए कि आपने सड़क पर कोई शानदार स्पोर्ट कार देखी। अब जरा आप ये याद करने की कोशिश करिए कि उस कार को जो इंसान चला रहा था, क्या वो इंसान आपको याद है? 99% चांस है कि आपको बस अपनी एक्साइटमेंट याद होगी कि आप उस कार को देखकर कितने एक्साइट हुए थे, लेकिन उस कार को कौन चला रहा था ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। लग्जरी आइटम डेफिनेटली आई कैचिंग होते हैं और यही उनका पर्पस भी होता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपने लग्जरी आइटम से जितने इंप्रेस होते हैं उतना कोई और इंप्रेस नहीं होता। ऑथर बोलते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपके लग्जरी आइटम को देखकर आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन आपसे इंप्रेस कोई नहीं होता।
डे टू डे लाइफ में आपको एक कार की ज़रूरत होती है, सिर्फ किस लिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक नॉर्मल कार भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है और फरारी भी सेम काम करेगी, लेकिन फ़र्क ये है कि फरारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और उसे मेंटेन करने के लिए और भी ज़्यादा पैसा लगता है। सारे स्टेटस सिंबल सेम होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, पर अल्टीमेटली पॉइंटलेस होते हैं। आपको एक बात याद रखनी होगी कि लग्जरी आइटम एक लायबिलिटी होती है। ये चीज़ें आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं, डालती नहीं है। ऑथर कहते हैं कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि अमीर होने का दिखावा किया जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लग्जरी कार बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए। रैपर जे-जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब ये है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और रूल है द 30 डे रूल। आई डोंट नो ये किसने बनाया। इसके हिसाब से अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपका दिल ललचाए तो आपको 30 दिन तक रुक जाना चाहिए। 30 दिन के बाद भी अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो कि यार उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तो वो चीज़ आपको ले लेनी चाहिए। और ये जितने भी लग्जरी आइटम है, इसे आपको अपनी पैसिव इनकम से लेना चाहिए। आपको अपनी एक्टिव इनकम लगानी चाहिए काम पर, यानी कि आपको उन पैसों से और पैसे बनाने चाहिए, और जो पैसा उनसे बन रहा है उनसे ये खिलौने खरीदने चाहिए। आपको कभी भी अपनी एक्टिव इनकम इन चीज़ों में नहीं लगानी चाहिए, और आपको हमेशा ये चीज़ अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदनी चाहिए ताकि आपको इस पर टैक्स की छूट मिल सके। आपका टैक्स बचता है इन चीज़ों से। अमीर टैक्स बचाते हैं इन चीज़ों को खरीदकर अपने बिजनेस अकाउंट से। आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से अपना टैक्स बचाते हैं। तो ये थे 8 बिग आइडिया द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना एंड टैग करो उन लोगों को जो भविष्य में अमीर बनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।